हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पिछली वीडियो के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज की इस क्लास के अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में क्या बताया हुआ है, बच्चे को क्या क्या चीज़ें याद कर लेनी चाहिए। जैसे कि पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है तो एनसीईआरटी की एक भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको सही से याद ना हो। शुरू करते हैं। The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region। तो यहाँ शुरुआत में इन्होंने नाम बताए हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दो ओवरीज हैं, फिर दो फैलोपियन ट्यूब, फिर यूट्रस है, सर्विक्स, वजाइना। तो लिखा पेयर ऑफ द ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट मतलब कि फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से नाम आते हैं। अगर आपको याद है तो आप एक बार रिवाइज कर लें। वहाँ पर मॉन्स पीबिस बोला जाता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस और हाइमन, 5 नाम बोले जाते हैं। और ये भी आगे बताया गया कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं दे आर प्रेजेंट इन द पेल्विस रीजन। हिप रीजन वाला जो पोर्शन है पैल्विक बोन, उस रीजन को पैल्विक रीजन बोला जाता है। तो आपके लिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या नाम याद करने हैं। पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट मतलब कि फैलोपियन ट्यूब, इसके अलावा यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लोकेटेड इन द पैल्विक रीजन। उधर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिखा हुआ है कि इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन, पैल्विक रीजन एक ही बात है, जैसे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस या प्यूबिस सिम्फाइसिस बोला जाता है। These parts of the system along with a pair of mammary glands are integrated यानी जुड़े हुए हैं structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। आगे की नॉर्मल सी बात इन्होंने लिखी है कि ये जितने भी पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये जुड़े हुए हैं मैमरी ग्लैंड से, क्योंकि बच्चे के नरिशमेंट के लिए ज़रूरी है मैमरी ग्लैंड्स, और स्ट्रक्चरली फंक्शनली जुड़े हुए हैं और ये सब सपोर्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड केयर को। ठीक है। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। 10th क्लास से आप बात सुन रहे हैं कि जो गैमीट्स बनाते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। तो फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट बनाते हैं ओवरीज, इसलिए बताया गया है कि ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स यानी कि ओवेरियन हार्मोन। नीट एग्जाम में सवाल भी आया हुआ है स्टेरॉयड हार्मोन से रिलेटेड। यहाँ पर ये बताया गया है सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन मतलब कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, आपको नाम याद हो। नेक्स्ट, द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो इस लाइन को आप याद रखें, हो सकता है स्टेटमेंट आपसे पूछ ले कि ओवरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो ओवरीज लोअर एब्डोमेन में दोनों साइड मौजूद होती हैं। आगे लिखा हुआ ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पैल्विक वॉल यानी जो हिप बोन्स हैं उसकी वॉल से, एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। तो लाइन यहाँ पर आपके याद करने की है कि आपको ये याद कर लेना चाहिए कि ओवरी की लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर है ना। उधर आपने याद किया था टेस्टिस में लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर थी और विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर थी। यहाँ पर ओवरी की लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर बता रखी है। ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं वो, उधर का आंसर उधर, इधर का आंसर उधर लिखे। 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ है ओवरी की एंड इज कनेक्टेड टू द पैल्विक वॉल एंड यूट्रस, और ये पैल्विक वॉल यूट्रस से जुड़ी हुई है बाय लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का नाम याद नहीं करना। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथीलियम। हर एक ओवरी कवर्ड है एपिथीलियम से, क्योंकि ओवरी में गैमीट्स बनेंगे। तो यहाँ ये जो एपिथीलियम लफ्ज लिखा गया है उसका कहने का मतलब इनका जर्मिनल एपिथीलियम से, कि ओवरी के बाहर मौजूद होती है जर्मिनल एपिथीलियम विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, और इसके अंदर मौजूद है ओवेरियन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इंटू 2 zones, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला। और स्ट्रोमा फिर 2 पार्ट में डिवाइड है, बाहर की साइड होता है इसमें कॉर्टेक्स और अंदर की साइड इसमें होता है मेडुला। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए ओवरी है, ओवरी में जो बाहर वाला पोर्शन है इसका वो कहलाता है कॉर्टेक्स। तो ये वाला पोर्शन इसका हो जाएगा कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स या पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पोर्शन हो जाएगा मेडुला। तो ओवरी के अंदर हम 2 रीजन देखते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। इस तरीके का सवाल नीट में ऐसे ही बन चुका है कि आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला आपने और कहाँ कहाँ सुना। आपको याद होगा ब्रेन के अंदर भी आप आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला बोलते हैं। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड के अंदर भी आप कॉर्टेक्स मेडुला बोलते हैं, और किडनी के अंदर भी आप
मेडुला और कॉर्टेक्स लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो 4 पार्ट हैं हमारी बॉडी के। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एक ये डायग्राम बना हुआ है फीमेल पेल्विस का, जिसके कोई ऐसी खास अहमियत नहीं है एग्जाम के लिए। तो आगे पढ़ते हैं। आगे इस डायग्राम से रिलेटेड उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि द ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, और उसके बाद ये आ गया यूट्रस, और फिर ये नीचे वजाइना। तो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना, इन तीनों को मिला के बोला जाता है फीमेल एसेसरी डक्ट। वो ये सवाल आपसे पूछ लेगा कि द फीमेल एसेसरी डक्ट या द एसेसरी डक्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना। ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। इधर टेस्टिस जब आप पढ़ लेते हैं वहाँ पर आपने नाम सुना था रेटी टेस्टिस, वैज फ्रेंशिया, एपिडाइडमिस और वैज डिफरेंस, वो मेल एसेसरी डक्ट। ठीक है, आगे लिखा हुआ ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, आप इसे याद कर लें बहुत ध्यान से कि फैलोपियन ट्यूब की लेंथ याद करनी है आपको 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफ्री ऑफ ईच ओवरी, यहाँ से पेरिफ्री ऑफ ईच ओवरी से टू द यूट्रस, यूट्रस तक ये एक्सटेंड हुई हुई है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इन्फंडिबुलम। फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो कि ओवरी के करीब मौजूद है वो फनल शेप्ड है और उसका नाम है इन्फंडिबुलम। ये लफ्ज़ आप याद रख लें। इन्फंडिबुलम कैसा होता है? फनल शेप। द एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जो एजेस हैं इन्फंडिबुलम की, इसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दे आर कॉल्ड फिम्ब्री। फिम्ब्री, और इनका काम ये होता है कि जब ओवरी से ओवम निकलता है तो ये उसको पकड़ने में मदद कर देता है, हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। द एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्री। ये भी सवाल कई बार आ चुका है कि एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फिम्ब्री। विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। हो सकता है स्टेटमेंट आपसे पूछ ले ट्रू है फॉल्स है। तो फिम्ब्री का काम है इट हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ठीक है, द इन्फंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट। वो यहाँ बात करेंगे इसके एम्पुला की, और आपको ये सवाल यहाँ पर याद कर लेना चाहिए कि फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन एम्पुला में ही होता है। उसके बाद ये कि पतला सा पार्ट है स्थमस, जो कि आगे कनेक्टेड है फिर यूट्रस से। अच्छा, कुछ और बातें कर लेते हैं डायग्राम से रिलेटेड ही, फिर मैं आगे एनसीईआरटी की रीडिंग लगाऊंगा। कि इधर यूट्रस के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसके भी 3 पार्ट हैं। ऊपर ये यूट्राइन फंडस है, बीच वाला पार्ट कहलाता है बॉडी, और नीचे वाला पार्ट कहलाता है सर्विक्स। ठीक है, 3 लेयर होती हैं यूट्रस के अंदर, आगे आप पढ़ेंगे। जो बाहर पतली सी लेयर है यूट्रस की, ये कहलाती है पेरीमेट्रियम, आउटर थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम। इसके बाद बीच में एक मोटी सी लेयर है जो स्मूथ मसल से बनी हुई है, ये कहलाती है मायोमेट्रियम। मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर कॉल्ड मायोमेट्रियम। डिलीवरी के दौरान जो यूट्रस में सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो मायोमेट्रियम के अंदर ही होते हैं। और सबसे अंदर वाली लेयर ग्लैंड्स की बनी हुई है, कहलाती है एंडोमेट्रियम। इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम। इस तरीके के अल्फाज एनसीईआरटी में इस्तेमाल हुए हैं जिनको उम्मीद है कि आने वाले सालों में मैच द कॉलम की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे। आउटर थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स कॉल्ड मायोमेट्रियम, और इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम। मंथली ब्लीडिंग के दौरान यही एंडोमेट्रियम शेड होकर वजाइना के थ्रू बाहर आती। देखते हैं आगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। The part of the oviduct called ampulla, the last part called ampulla, मतलब ये वाइडर पार्ट की जो बात चल रही थी वही सेंटेंस कंटिन्यू हुआ है। जो वाइडर पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का वो एम्पुला करता है। लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज अ नैरो ल्यूमेन एट इट जॉइंस द यूट्रस। जो लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का उसका नाम है इस्थमस, और ये ज्वाइन करता है यूट्रस को। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट इन्फंडिबुलम जिसकी एजेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है कॉल्ड फिम्ब्री, दूसरा एक वाइडर पार्ट है कॉल्ड एम्पुला, और तीसरा एक नैरो पार्ट है जो कहलाता है इस्थमस। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म। अंग्रेजी में यूट्रस को वॉर्म भी लिखा जाता है। एक बहुत मशहूर कहावत भी है, एवरीवन इज अ लर्नर फ्रॉम वॉर्म टू टॉम्ब, यानी माँ के यूट्रस से लेकर और अपने मकबरे तक पहुंचना, कब्र तक आदमी जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में यहाँ बताई गई है कि यूट्रस को उल्टी अनासपाती की तरह बताया गया, इन्वर्टेड पेयर। तो वो सवाल ये आपसे पूछ लेगा कि द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन, तो आप आंसर याद करेंगे इन्वर्टेड पेयर।
इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पैल्विक वॉल, और यूट्रस को सपोर्ट दिया जाता है लिगामेंट्स के जरिए जो कि पैल्विक वॉल से जुड़ी होती हैं। ठीक है। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, यूट्रस और वेजाइना के बीच में मौजूद है सर्विक्स। ये भी सवाल कई बार नीट में आ चुका है कि सर्विक्स इज प्रेजेंट बिटवीन, इतना बेसिक सी लाइन आपको आंसर लगाना था, यूट्रस एंड वेजाइना। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स के बीच में जो कैविटी है वो कहलाती है सर्वाइकल कैनाल। यूट्रस में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो सर्वाइकल कैनाल वेजाइना से होता हुआ फिर बाहर आता है दुनिया में डिलीवरी के वक्त। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला के बर्थ कैनाल कहा जाता है। एक ये सवाल भी नीट में कई बार पूछा जा चुका है कि सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद द वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। लिखा सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। तो आप इसे याद कर लें, बर्थ कैनाल किस किस से मिलकर बनती है, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, यूट्रस की वॉल में 3 लेयर्स हैं। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, बाहर वाली एक पतली सी लेयर है कहलाती है पेरीमेट्रियम। मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, बीच वाली लेयर काफ़ी मोटी है, स्मूथ मसल से बनी हुई है, इसे बोला जाता है मायोमेट्रियम। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर, अंदर वाली लेयर ग्लैंड से बनी हुई है, इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम, इसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम। दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी, जो कि यूट्रस की कैविटी को लाइन करती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली ब्लीडिंग के दौरान जो बदलाव आते हैं वो एंडोमेट्रियम में ही आते हैं। पूछी जा सकती है लाइन, एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल while the myometrium exhibits strong contraction during the delivery of the baby। डिलीवरी के बाद जो यूट्रस में सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो मायोमेट्रियम में ही होते हैं। Myometrium exhibits strong contractions during the delivery of the baby। तो मंथली चेंजेस ब्लीडिंग के दौरान जो होते हैं वो एंडोमेट्रियम के अंदर, और डिलीवरी के वक्त जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं सीवियर यूट्रस में वो मायोमेट्रियम के अंदर ही होते हैं। आगे इन्होंने फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में बात की है कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से नेकेड आई से देखा जाएगा तो आपको क्या नजर आएगा। इससे पहले आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सुन चुके हैं कि द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड्स पीनिस एंड द स्क्रोटम। एनसीईआरटी में पीनिस लिखा हुआ है, मैंने बताया था बाहर से स्क्रोटम भी नजर आता है, तो ये भी कहा जा सकता है, ये लाइन गलत नहीं होगी कि मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड्स पीनिस एंड स्क्रोटम। ऐसी फीमेल की बॉडी को अगर बाहर से देखा जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो आपको जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में चीज़ें नजर आएंगी वो है मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमेन, एक पतली सी मेम्ब्रेन जो कि वेजाइनल ओरिफिस के ऊपर होती है। देखते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। अब इन सब के बारे में एक एक दो दो लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है जिनसे प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे जा चुके हैं। मॉन्स प्यूबिस इज द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। मॉन्स प्यूबिस क्या है, एक कुशन है, एक पर्दे की तरह है फैटी टिश्यू का, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, जिसके ऊपर स्किन और प्यूबिक हेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मॉन्स प्यूबिस है। तो मॉन्स प्यूबिस इज कवर्ड बाय अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू एंड कंसिस्ट ऑफ स्किन एंड द प्यूबिक हेयर्स। तो एनसीईआरटी लिखती है मॉन्स प्यूबिस द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड द प्यूबिक हेयर्स। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन द मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस से जो मोटे मोटे फ्लैशी फोल्ड आ रहे हैं वो कहलाते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन द मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस से नीचे की साइड आ रहे हैं, एंड सराउंडेड बाय द वेजाइनल ओपनिंग, और ये वेजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ मौजूद होते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो चौड़े वाले स्किन के फोल्ड हैं ये कहलाते हैं लेबिया मेजोरा। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। लेबिया माइनोरा के बारे में एनसीईआरटी बताया गया है कि दे आर द पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर मौजूद हैं। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये ऊपर मॉन्स प्यूबिस था और यहीं से जो दो मोटे फोल्ड आ रहे हैं स्किन के ये कहलाते हैं लेबिया मेजोरा, और उसके अंदर ये जो पतले पतले स्किन के फोल्ड नज़र आते हैं ये है लेबिया माइनोरा, और इसके अंदर ये वेजाइनल ओपनिंग दिखा रखी है, ये यूरेथ्रा, यूरिन पास करने के लिए यूरेथ्रल ओपनिंग है, और ऊपर ये एक पीनिस की तरह छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे कि क्लाइटोरिस बोला जाता है। इसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र किया गया। यहाँ वेजाइना के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको कि हाइमेन बोला जाता है। तो मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, ये लेबिया माइनोरा,
ये वेजाइनल ओरिफिस, इसके ऊपर है हाइमेन और यहाँ पर ये है क्लाइटोरिस। तो यहाँ पर लिखा हुआ था लेबिया मेजोरा इज अ पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, लेबिया माइनोरा इज अ पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, और लेबिया मेजोरा के बारे में लिखा हुआ फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। इन अल्फाजों को थोड़ा याद रखेंगे, लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइन इज कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, मेम्ब्रेन का नाम है हाइमेन। द क्लाइटोरिस इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। ये सवाल कई बार नीट में आ चुका है, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, कि ये जो क्लाइटोरिस है इट इज प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, ये लेबिया माइनोरा है, इसके अपर जंक्शन पर है ये मौजूद, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ये नीचे यूरेथ्रा की ओपनिंग है, इसके ऊपर एक क्लाइटोरिस है जो कि कहा जा सकता है अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा के ऊपर मौजूद है। ये लाइन कई बार आ चुकी है। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स, यानी कि इंटरकोर्स, अक्सर पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हाइमेन टूट जाती है क्योंकि पतली मेम्ब्रेनस लेयर है। However, it can also be broken by a sudden fall और जोल्ट, जोल्ट मतलब झटका। हालांकि अगर बहुत जोर से झटका लगे एक बच्ची को या फिर अचानक वो गिर जाती है तब भी हाइमेन टूट जाती है। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पून, जिस तरीके से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को एब्जॉर्ब कराने के लिए पैड्स आते हैं, उसी तरीके सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं जिन्हें टैम्पूज कहा जाता है, उनको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है ब्लड को एब्जॉर्ब कराने के लिए, उनसे भी हाइमेन टूट जाती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग से भी हाइमेन टूट जाती है। यहाँ बात समझने की है कि अक्सर पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी हाइमेन टूट जाती है, सडन फॉल और जोल्ट से, झटके से भी हाइमेन टूट सकती है, इसके अलावा हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग से भी टूट सकती है, और इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पून से भी हाइमेन टूट सकती है। फिर आगे ने बताया इन सम विमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, और ये भी बात देखने को मिली है कि बहुत सारी फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी हाइमेन नहीं टूटती है। कुछ के अंदर बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के भी टूट जाती है, कुछ के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी नहीं टूटती है। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। इसका मतलब फिर ये हुआ कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो अगर किसी फीमेल की हाइमेन इंटैक्ट है तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि उसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया होगा, और अगर हाइमेन ब्रोकन है तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा। इसका मतलब एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। नीट 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। आगे थोड़ा सा इन्होंने मेमोरी ग्लैंड के बारे में भी पढ़ाया है, मैं डायग्राम में थोड़ा सा आपको दिखा दूं फिर हम इसकी रीडिंग लगा लेंगे। हम सब लोग जैसे कि मैमल्स हैं, और मैमल्स से ही लफ्ज़ जो है मैमल्स मेमोरी ग्लैंड से ही लिया गया है, तो मेमोरी ग्लैंड इज फाउंड बोथ मेल एंड फीमेल मैमल, लेकिन मेमोरी ग्लैंड्स का काम है मिल्क का प्रोडक्शन, वो केवल फीमेल के अंदर होता है। इसलिए एनसीईआरटी में पहली लाइन यही लिखी हुई है, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल मैमल्स। और इन्होंने आगे ये बताया है कि मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर आपको मिलेंगे ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। तो फैट का कंटेंट कम ज़्यादा हो सकता है अलग अलग फीमेल के अंदर, उसी वजह से ब्रेस्ट का साइज छोटा बड़ा होता है। और इसके अलावा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये ग्लैंडुलर टिश्यूज़। ग्लैंडुलर टिश्यू को अगर ध्यान से आप देखें तो ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर से बने हुए हैं गोल गोल, जो कहलाते हैं एल्वियोलाई। यहाँ पर इन्होंने एनसीईआरटी में इसको मेमोरी एल्वियोलस लिखा हुआ है। इन एल्वियोलाई के जो सेल्स हैं वो बनाते हैं और निकालते हैं मिल्क। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है, तो मिल्क बनाने वाले जो सेल्स हैं वही हैं जो कि एल्वियोलाई बना रहे हैं। दे सिंथेसाइज एंड स्टोर मिल्क। मिल्क वहाँ से फिर बाहर निकल के आएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, जो डायग्राम में दिखाई नहीं गए, आप बस समझ लीजिए एल्वियोलाई से जब मिल्क बाहर निकल के आएगा तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स से मेमोरी डक्ट में आएगा। एक नाम मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ कि इधर एल्वियोलाई से जब निकलेगा मिल्क तो वो आएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। हो सकता है ये सीक्वेंस नीट में अब की बार आपसे पूछ ले। एल्वियोलाई से आएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, फिर उसके बाद या मेमोरी डक्ट में, ये कई सारी मेमोरी डक्ट आगे कंटिन्यू हो जाती हैं चौड़े से स्ट्रक्चर में, कहलाता है मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला। और मेमोरी एम्पुला फिर आगे कंटिन्यू हो रहा है इस डक्ट में, कह रहा है लैक्टिफेरस डक्ट। तो सीक्वेंस याद रखना है, एल्वियोलाई के अंदर पहले मिल्क बना, फिर उसके बाद वो आया मेमोरी ट्यूब्यूल में, जो डायग्राम में नहीं दिखा रखा है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स आए मेमोरी डक्ट के अंदर, कई सारे मेमोरी डक्ट आके जुड़ जाते हैं एक चौड़े स्ट्रक्चर में, कहलाता है मेमोरी एम्पुला। और फिर मेमोरी एम्पुला आगे कंटिन्यू हो जाता है एक लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर मिल्क बॉडी से बाहर। इधर आपने ये भी याद किया होगा 11th क्लास में कि फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए हार्मोन चाहिए होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो कि एंटी पिट्यूटरी से बनता है, और इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए हार्मोन चाहिए होता है ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनता है। थोड़ा सा देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या समझाया गया है।
अ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। ये सवाल वो आपसे पूछ सकता है कि फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। ऑल मैमल्स नहीं है, ऑल फीमेल मैमल। फंक्शनल मतलब उसमें मिल्क का प्रोडक्शन हो, ठीक है। द मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट भी जिन्हें कहा जाता है, दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। मैमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मैमरी लोब। एक और लाइन आपको याद करनी है कि मैमरी ग्लैंड के अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो 15 से 20 मैमरी लोब के अंदर डिवाइड। एनसीईआरटी में दिखा भी रखा है ये इन्होंने इस डायग्राम में, 1 2 3 4, सब बच्चे को समझाने के लिए जो 4 लोब दिखा रखे हैं, ऐसे 15 से 20 मैमरी लोब होते हैं। इस तरह की 1-2 लाइन आपने उधर भी याद की थी कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, है ना। ऐसी एक लाइन उन्होंने यहाँ भी समझाई है कि हर एक मैमरी ग्लैंड के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मैमरी लोब होते हैं। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्विलाई, जिनके अंदर ढेर सारे सेल्स होते हैं, कहलाते हैं एल्विलाई। द सेल्स ऑफ द एल्विलाई सिक्रीट मिल्क, एल्विलाई के सेल्स सिक्रीट करते हैं मिल्क, जो कि इन्हीं सेल्स के अंदर मौजूद जो कैविटी है, मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये एल्विलाई है और ये एल्वियुलर सेल से ऐसे बनी हुई है, तो ये एल्वियुलर सेल बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप लंग्स टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। तो इन सेल्स में मिल्क बनेगा जो कि यहाँ इसके ल्यूमेन में आके स्टोर हो जाएगा। तो द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिंथेसाइज एंड स्टोर मिल्क, ऐसे कहा जा सकता है कि ये बनाते हैं मिल्क और फिर इन सेल्स के बीच में जो कैविटी है, ल्यूमेन है, यहाँ पर आके ये स्टोर हो जाता है। द सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज या ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई, बीच में जो जगह बची वहीं पर आके मिल्क स्टोर हो जाता है। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, मैं बताया था डायग्राम में नाम नहीं दिखा रखा है, आप याद रखेंगे कि एल्वियोलाई आगे कंटिन्यू हो जाते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, और फिर ये आगे जुड़ जाते हैं मेमोरी डक्ट से। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला, फिर ये आगे जुड़ जाते हैं मेमोरी एम्पुला से, विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट। इस बीच 2 सवाल आप और याद रखेंगे 11th क्लास से। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए हार्मोन चाहिए होता है प्रोलैक्टिन, इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए चाहिए होता है ऑक्सीटोसिन। सीक्वेंस देख लेंगे, एल्वियोलाई के अंदर मिल्क बनेगा और फिर वो ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई में जो सेल्स हैं एल्वियोलाई के, उनके बीच में जो जगह है, ल्यूमेन है, कैविटी, वहाँ पे स्टोर होगा। एल्वियोलाई से मिल्क निकलेगा, मेमोरी ट्यूब्यूल में आएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल जुड़ जाते हैं फिर मेमोरी डक्ट से, कई सारी मेमोरी डक्ट फिर आगे चौड़े पार्ट मेमोरी एम्पुला से जुड़ जाते हैं, और मेमोरी एम्पुला आगे लैक्टिफेरस डक्ट से, और फिर मिल्क बॉडी से बाहर, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगली ही क्लास के अंदर हम जल्दी ही पढ़ेंगे इधर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर एनसीईआरटी में कवर किया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।